नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है अब आप सबके सामने आ चुका होगा। किस तरीके से एनसीपी में अब अजीत पवार ने अपने चाचा को ही पार्टी से बेदखल कर दिया है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए हैं और शरद पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। अब विधायक की संख्या भी इनके पास ज्यादा है, समर्थन ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। अब ऐसे में 24 चुनाव में शरद पवार पर बहुत गहरा ये झटका माना जा रहा है। हालांकि शरद पवार बार बार कह रहे हैं अजीत पवार को बातचीत करनी चाहिए थी, यानी कि देखिए दुख तो हुआ है, और दुख हो भी क्यों ना, इनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, उम्र ज्यादा हो गई है। अब भतीजे जो है उन्होंने ये कह दिया कि अब रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। राजनीति में लोग 60 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं, आपने तो 83 साल की उम्र में आप रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, तंज भी हमने पूरे दिन के घटनाक्रम पे अगर आप ध्यान दें तो तंज भरा ये दिन रहा है। हालांकि एक तरफ ये खुशी की बात अजीत पवार के लिए ये हो रही है कि अजीत पवार के पास और विधायकों का समर्थन हासिल है। अजीत पवार की पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि और कई ऐसे विधायक हैं जो शरद पवार के खेमे में हैं, हमसे कांटेक्ट में हैं। यानी साफ तौर पर आने वाले समय में बहुमत के लिए शरद पवार यहां पर खोखले दिखाई दे रहे हैं। और चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं जरा विस्तार से कि आखिर इसका पूरा असर इस सियासी घटनाक्रम का, महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर हुआ है, इसका 24 में कितना गहरा डेंट पड़ने वाला है शरद पवार की पार्टी को और शरद पवार से जुड़ी विपक्षी पार्टी को। और चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि रावत जी। बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका डिबेट में। दर्शक पूछ रहे हैं आपसे कि अब इसका 24 में क्या चुनावी असर होने वाला है। और ये बताइए, आज अजीत पवार के लिए ये कह रहे हैं खोटा सिक्का, इसके साथ कह रहे हैं बातचीत क्यों नहीं की। आपको लगता है कि बातचीत नहीं की होगी? एक साल से क्या चल रहा है, क्या होगा असर? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात, आज दोनों की मीटिंग थी, दोनों ने, चाचा भतीजे ने अपनी ताकत दिखाई। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आज एक दूसरे पर लगातार हमले किए गए, उससे सबसे बड़ा जो हमारा ये अभी आपने सवाल किया कि 2024 पर क्या असर है। हाँ। यहाँ पर चाचा हार गए हैं, चाचा की बुरी हार होगी और चाचा इसी वजह से स्टाम्प पेपर पे उनसे साइन करा रहे हैं। इतना ट्रस्ट नहीं है, इतने साल से वो, इतने पुराने टाइम से वो इतने बड़े नेता रहे हैं और अब उन पे साइन कराने, यानी मतलब उनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने कहा है कि जो उनके कैंप में हैं वो भी हमारे विधायक हैं, और जिस तरीके से अब अजीत पवार पर पावर आ गई है, वो नेशनल अध्यक्ष बन गए हैं एनसीपी के, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी में और लोग हैं वो भी उनके संपर्क में आ जाएंगे और वो भी अब शरद पवार का साथ छोड़ देंगे। और 2024 में जो क्या असर होगा, अजीत पवार का बयान आपको बताते हैं। हाँ। कि उन्होंने साफ साफ कहा है मोदी का विकल्प नहीं है। हाँ। मोदी का कोई विकल्प नहीं है और हमें मोदी के साथ काम करना पड़ेगा। और मोदी ने अपने करिश्मे के तहत ही 2014 में बीजेपी को सरकार दिलाई। और अब यहाँ पे जो बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने शरद पवार की पोल पट्टी खोल दी है कि शरद पवार 2014, 2017, 19 में भी ये चीजें बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। एक बिजनेसमैन के घर पे ये मीटिंग हो रही थी, लेकिन शरद पवार ने वहां पे क्या पासा पलटा कि वो अपने को शिवसेना के साथ चले गए। और शिवसेना के साथ जाके वो ये बोल रहे हैं कि अजीत पवार ने हमें धोखा दिया और हम यहाँ पे अब सरकार बनाएंगे। तो शरद पवार ने तो भतीजे को दिया जनता की नजरों में, लेकिन असली सच्चाई क्या थी जो अब अजीत पवार ने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार की ही लाइन किसने पकड़ी, अजीत पवार ने, कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है और उसको प्रधानमंत्री कैसे बनाएं। यानी मतलब इनडायरेक्ट राहुल गांधी पर भी अटैक है और शरद पवार पर भी अटैक है कि क्योंकि तुम वहाँ विपक्ष की मीटिंग में जाते हो, पटना में जाते हो और वहाँ पर राहुल गांधी की शादी की बात होती है, इनडायरेक्ट यानी उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है। और यहाँ पर अजीत पवार साफ साफ सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर नहीं, तंज हमला करते हैं और उन पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो यानी मतलब कांग्रेस पर भी अटैक है और शरद पवार पर भी अटैक है कि वो पहले जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर उन्होंने विरोध किया था,
आज क्यों नहीं, क्या साथ में है। और उन्होंने यहाँ तक कि विपक्ष की भी बखिया उधेड़ दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विपक्ष की बखिया उधेड़ी। अब ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे विलन ना बनाया जाए और मैं अभी चुप्पी तोड़ रहा हूं, आपने देखा होगा आज पूरे दिन उनका बयान जोरों शोरों से वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा कि मैंने चाचा को पहले ही बताया था और आज भी मैं उनके पथ पर ही चल रहा हूं। ये बताइए, एक तरफ कहा जा रहा है अजीत पवार के लिए कि अजीत पवार ने पहले इशारा दिया था, शरद पवार आज जो बातें कर रहे हैं कि 2 दिन पहले अजीत की कॉल आती है और अजीत ने एक बार भी ये नहीं बताया मुझे कि वो अलग होने वाले हैं। काश की बातचीत की होती तो समाधान हो जाता। आपको लगता है कि अजीत अगर अपने लिए मांग करते तो उनकी मांग सुनी जाती? क्या बोलेंगे? ये पहली बार नहीं है कि शरद पवार को पहले ही उन्होंने उनकी पोल पट्टी खोल दी है कि भाई हम मीटिंग में थे, देवेंद्र फडणवीस थे, पहले ही नहीं 2014 से लगातार शरद पवार ये अप्रोच कर रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना को चुना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो धोखा दिया उसके बाद से ये तमाम संभावनाएं देखी जा रही थी शरद पवार, क्योंकि पहले से वो जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जो जैसा कहा कि हमारी ज़्यादा सीटें होती थी लेकिन तब भी कांग्रेस का सीएम बनता था। तो एनसीपी में जिस तरीके से असंतोष था, सीएम पद नहीं मिला था, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, सेंटर में भी उनको सिर्फ और सिर्फ एक कृषि मंत्रालय मिल जाता था। तो शरद पवार के खिलाफ भतीजा इस बात से भी नाराज था कि उनको सीएम बनने नहीं दिया, क्योंकि वो दूसरी माँ के पेट से पैदा हुए थे। वहाँ पे सुप्रिया सुले को वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि उनको अध्यक्ष कैसे बना दिया। तो अजीत पवार ने आज जो ताकत दिखाई है वो ताकत 2024 का सीधा सीधा उसमें दर्शन होते हैं। उसमें 2024 का रिजल्ट आता है कि किस तरीके से आज प्रफुल्ल पटेल जो पटना की मीटिंग पे थे वो खुलेआम उनका मजाक उड़ाते हैं कि विपक्ष देखो कश्मीर में तो साथ रहते हैं और बोलते हैं कि हमें साथ आने में क्या प्रॉब्लम है, जब शिवसेना की आइडियोलॉजी है। बाला साहब ठाकरे ने सीधे कहा था कि हमारा हाथ नहीं पैर है बाबरी को ढाने में। तो जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, तो क्या शिवसेना की विचारधारा क्या थी? शिवसेना संजय राउत जो आज इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि हम सेकुलर है, हमारी विचारधारा विघटनकारी नहीं है, बीजेपी से हमारा हिंदुत्व अलग है। संजय राउत कहते थे कि मुस्लिमों से वोटिंग राइट है वो हटा देना चाहिए। तो क्या बीजेपी ने कभी ऐसी तरह बात की? शिवसेना तो जितनी शिवसेना से ज्यादा कट्टर बीजेपी थोड़ी नहीं थी, लेकिन उसको ज़्यादा इन्होंने बोल दिया कि ये बहुत समानता। आज शरद पवार भी वही बात कर रहे थे कि बीजेपी से अच्छा हिंदुत्व इसका है जो सबको साथ लेने वाला है। लेकिन बताओ कौन सी विचारधारा सही है? वोटिंग राइट मुस्लिमों से हटाने की मांग क्या संजय राउत नहीं करता था? लेकिन संजय राउत को गोदी में बैठाते इधर उधर घूमते ये शरद पवार थे। शरद पवार की विचारधारा क्या है? शरद पवार माल अपने पास रखते हैं, इतना माल कमाया है इन्होंने अपने बारामती में, इनको पूरा इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य किया, एक से एक चीनी मिलें, तमाम इतने बड़े साम्राज्य इनके, पता नहीं कितने अरबों खरबों लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाया इन्होंने। ठीक है, तो ये बताइए कि शरद पवार ने आपने जो अभी आंकड़े बताए हैं उस पर ही आज बातचीत की थी और ये भी कहा था कि अगर हमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया तो प्रधानमंत्री ने एनसीपी को क्यों साथ मिला लिया। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, काफी अहम सवाल ये होगा कि एक तरफ महाराष्ट्र में खेला हुआ कहा जा रहा है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और इधर आपने देखा होगा पंजाब के अकाली दल भी मिल चुके हैं। ऐसे में ये बताइए, ये जो महागठबंधन हो रहा है बीजेपी अलायंस, क्या बीजेपी पर जनता का ज्यादा भरोसा बढ़ता जा रहा है और 24 में वोट किस तरफ की सरक क्या नजर आ रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात है बीजेपी को भी पब्लिक ज्यादा नहीं पसंद करती थी। सबसे ज़्यादा चेंज आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। मुख्यमंत्री गुजरात के थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस टाइम से एक आवाज़ उठी थी कि जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जो एक करप्शन की राजनीति है, उसको हटाकर एक जो डेवलपमेंट, मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता था नरेंद्र मोदी को। तमाम ऐसे मीम वगैरह शेयर होते थे, पोस्टर शेयर होते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्लीन रही, अभी वो इतने साल तक सत्ता में रहे लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई घोटाला नहीं किया। अब भी उनकी छवि वैसी ही है, तमाम विपक्ष आरोप लगा देते हैं। तो बीजेपी की तरफ रुख मोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा। अब उसमें योगी आदित्यनाथ अलग जुड़ गए हैं, अब उसमें अमित शाह, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन मोदी एक ऐसा चेहरा था, क्लीन था और देशभक्त था।
पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखने वाला। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को गुजरात के सीएम होते हुए अपने देश की राजनीति में नाम कमाया, आज उसी का परिणाम है कि अजीत पवार जैसी विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ आ रही है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से पंजाब में अकाली दल जिस तरीके से कृषि बिल आया था उसके विरोध में उस टाइम उन्होंने गठबंधन तोड़ा। अब ये बात चल रही है कि जो अकाली दल की प्रमुख नेता है वो कैबिनेट में मिनिस्टर बन सकती हैं। और पंजाब में अगर यहाँ पर बीजेपी में के साथ गठबंधन होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी खतरा है और कांग्रेस के लिए भी खतरा है। अगली सरकार वहां पर बीजेपी और अकाली की होगी और लोकसभा में भी वो ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और वही बात कर्नाटक में हो रही है, जेडीएस साथ आ रही है। वही बात आंध्र प्रदेश में है, टीडीपी साथ आ रही है। और यहाँ तक कि अब बिहार में भी ये खबरें चल रही है कि जेडीयू में और आरजेडी में भी टूट है। तो आप लगा सकते हैं कि पूरे जब विपक्षी में कोई जो उनके साथ था वो भी टूट रहा है। आप यहाँ पे तेलंगाना में देखिए, बीआरएस तेलंगाना में ये उनको राहुल गांधी अभी जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष या राहुल गांधी 2024 में कहीं टिकने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा सदमा विपक्ष को पड़ा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भले ही महाराष्ट्र की इकाई खुश हो रही होगी कि चलो हमें विपक्ष का नेता का वो स्पेस मिल जाएगा जिसके लिए वो आगे बात कर रही है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत है जो विपक्ष एकता की मीटिंग कर रहा है। इस बगावत से, अजीत पवार की जो बगावत से, उससे विपक्षी खेमा सदमे में है। किसी ने सोचा नहीं था, सोनिया गांधी तक ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के होने वाला है। और शरद पवार अकेले पड़ गए हैं, शरद पवार साइड हो गए हैं। और नीतीश कुमार भी ये टेंशन में आ गए कि क्या ऐसा कोई अजीत पवार मेरी पार्टी में तो नहीं है। नीतीश कुमार ये टेंशन में है कि कहीं पता चला कि सुबह हो रही है और न्यूज आ रही कि वही सारे विधायक तो उसके साथ चले गए। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में 2024 में आने से पहले 2024 के चुनाव तक ऐसे ऐसे घटनाक्रम होंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता धीरे धीरे साफ होता जाएगा। और राजस्थान में भी अभी अपडेट आएगी और अन्य राज्यों में भी ये अपडेट आएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर यही बातें चल रही हैं कि आने वाले समय में और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष को तगड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में लग चुका और इधर आपको बता दें कर्नाटक में लग चुका, जबकि अभी अभी कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ आई है। और इधर पंजाब में भी लग गया जहां आम आदमी पार्टी की फिलहाल सरकार है। और इधर महाराष्ट्र की एकजुटता यानी कि एकनाथ शिंदे से जो जा मिले अजीत पवार, इसको सबसे बड़ा आज का सियासी घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। देखते हैं। और जितने भी विधायक शरद पवार के खेमे में हैं, कहा जा रहा है कि शरद पवार की उम्र को देखकर वो भी विधायक बागी होने वाले। तो देखिए नजरें हम बनाए रखेंगे। आपको बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। और आपकी जो भी राय है इस मुद्दे पर जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया।